हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी इसी तरीके से चल रहा होगा। तो गाइज, आज हम लोग पारा मेडिकल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2017 का एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है कि किस एक का कैलोरी का मान जो है सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका मान जो है कैलोरी का मान जो है सर्वाधिक होगा। ऑप्शन ए में है पेट्रोल, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी में है ब्यूटेन, ऑप्शन डी में लकड़ी। क्या होगा राइट आंसर? किसका कैलोरी का मान सबसे ज़्यादा होगा? तो याद रखिएगा गाइज, पेट्रोल का जो कैलोरी का मान होता है वो होता है आपका 45,000 के आसपास में होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का जो कैलोरी का मान होता है वो होता है 1,50,000 के लगभग में, ठीक है। 1,50,000 के लगभग में होता है। और ब्यूटेन गैस का जो होता है वो होता है 4800 से 6900 के आसपास में, यानी लगभग में। और लकड़ी का जो कैलोरी का मान होता है वो होता है 1700 से यानी 17,000 से लेकर के 22,000 तक होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो किसका कैलोरिक मान सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरिक मान इसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोल गैस इनका मिश्रण है, यानी आपको बताना है कोल गैस किसका मिश्रण होता है। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्लस में जो है मीथेन गैस का मिश्रण होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व अधातु है? इसमें आपको अधातु को पहचानना है। क्या होगा? आपको पता होगा कि इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर में क्या लिखा जाता है और नीचे में क्या लिखा जाता है। अगर क्रॉस दे करके दिया गया है तो ऊपर में एटॉमिक मास लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर में एटॉमिक मास और नीचे में जो है एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। यानी कि ये जो है इसका एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर 14 वाले जो तत्व होते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है, आपका पता होगा, सिलिकॉन होता है, ठीक है। सिलिकॉन। और एटॉमिक नंबर 13 वाले जो तत्व होते हैं वो होते हैं आपका एल्युमिनियम। और 12 वाले जो तत्व होते हैं आपको पता होगा मैग्नीशियम होता है। और 11 वाला तो पता होगा आपको सोडियम होता है। इसमें आपको पहचान करना अब क्या होगा, कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जो होते हैं एक धातु होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह धातु कॉपर को CuSO4 के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। कॉपर सल्फेट के विलयन से कौन जो है विस्थापित नहीं कर सकता? ऑप्शन एक में है सोडियम, ऑप्शन बी में है Pb यानी लेड, ऑप्शन सी में है जिंक, ऑप्शन डी में है मरकरी। क्या होगा राइट आंसर? कौन जो है उसके विलयनों को विस्थापित नहीं कर सकता? सबसे पहले आपको है ना अभिक्रियाशील सीरीज याद रखना होगा ताकि इसका आंसर जानने के लिए। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, सोडियम के बाद होता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद होता है जिंक,
जिंक के बाद आपका क्या हो जाता है, फेरम यानी आयरन। उसके बाद Pb हो जाएगा। उसके बाद जो है हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाद Cu होता है। और इसके बाद Cu के बाद आपका Hg होता है। Hg के बाद होता है Au। और Ag के बाद होता है Au। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। देखिए कॉपर जो है ना, किसके बाद आता है, पहले आता है मरकरी के, यानी कि मरकरी जो है कॉपर से कम क्रियाशील है। तो अब बाकी बात इससे सब पहले है। इधर जाएंगे तो आपको ना अधिक क्रियाशील धातु मिलेंगे। सोडियम सबसे पहले होता है, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि पारा। पारा जो है निम्नलिखित में जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। बाकी बात सोडियम, जिंक और जो है लेड है, ये इसको उसके विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन एक क्रायोलाइट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कौन एक क्रायोलाइट है। सबसे पहले आपको बताना है क्रायोलाइट जो है क्या है। याद रखिएगा क्रायोलाइट जो है एक एल्युमिनियम का एस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम के एस्क को क्या बोला जाता है, क्रायोलाइट। ठीक है, और इसका सूत्र इसमें दिया गया है, कौन होगा कौन होगा राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na3Al F6, ये जो है क्रायोलाइट है। ठीक है, इसका उपयोग जो है दंत चिकित्सा में किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस धातु की गैर धातुओं के साथ मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। यानी कि इस धातु का, यानी कौन सी धातु के साथ अगर मिश्रण करेंगे तो अमलगम का बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में है आपका सोडियम, ऑप्शन बी में है Sn, ऑप्शन सी में है Zn, ऑप्शन डी में है Hg, यानी कि पारा। क्या होगा राइट आंसर, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पारा का किसी धातुओं के साथ अगर मिश्रण किया जाए तो वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। ठीक है, AgHg इसका उदाहरण याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह तत्व उन में पाया जाता है, उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपको बताना है। उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है वे आपको बताना है। पोटेशियम, सल्फर, Fe, फास्फोरस, क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा जो उनमें जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो कार्बन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, ये सभी तत्व और भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं कुछ मात्रा में, और ऑक्सीजन भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सल्फर। ठीक है, सोडियम तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, फास्फोरस तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, नियोपेंटेन में कितने जो है मिथाइल समूह हैं। नियोपेंटेन में कितने मिथाइल समूह हैं ये आपको बताना है। नियोपेंटेन में जो है कितने मिथाइल समूह होते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 मिथाइल समूह होते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके से होता है, ये इसकी नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर है। और इसकी सूत्र की बात करें तो हो जाता है आपका C5H12, ये इसकी सूत्र है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन का। अगला प्रश्न है, यह तत्व
यह तत्व का कार्बाइड प्रयोगशाला में एसिटिलीन बनाने में प्रयोग विधि में प्रयोग होता है। यानी कि किस तत्व का कार्बाइड जो है प्रयोगशाला में एसिटिलीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन बी में बेरिलियम। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग एसिटिलीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह कौन सबसे सामान्य खरपतवार है जो लगभग हर फसल में के साथ उगाई जाती है? वह कौन सबसे सामान्य खरपतवार है जो लगभग हर फसल के साथ उग जाती है, अपने आप उग जाता है? ऑप्शन ए में है चौलाई, ऑप्शन बी में है जीवी, ऑप्शन सी में है हुरनखरी, ऑप्शन डी में बथुआ। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा चौलाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस एक की प्रतिपादन की जल आवश्यकता न्यूनतम है? प्रतिपादन नहीं है, यहाँ प्रतिदिन है। यानी कि किस में जो है वैसा जीव का नाम ढूंढना आपको, किस में जो है जल की आवश्यकता न्यूनतम होती है। इसका सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊँट को। ऊँट को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिएंडर का कारण है। रिएंडर का कारण क्या है? देखिए रिएंडर है क्या, याद रखिएगा रिएंडर जो है एक प्रकार का है महामारी है। ठीक है, जो पशुओं को बहुत साल पहले आया था। ठीक है, पशु महामारी है ये, पशुओं में ये फैलने वाला रोग है रिफिएंडर। ठीक है, रिफिएंडर जैसे कि मलेरिया महामारी आया था, उसी तरीके से रिफिएंडर का जो है रिफेंडर नहीं, रिंडर पेस्ट जो है एक प्रकार का महामारी है जो पशुओं में होता है, यह विषाणु के कारण होता है। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि कौन एक तत्व की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है एक तत्व के कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए में मरम्मस, ऑप्शन बी में बेरी, ऑप्शन सी में पेलाग्र, ऑप्शन डी में घेंगा या ग्वाटर। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा पेलाग्र और जो है मरम्मस, ये दोनों रोग जो होता है प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, प्रोटीन के कमी के कारण जो है मरम्मस और पेलाग्र रोग होता है। बेरी नामक रोग जो होता है विटामिन बी के कारण होता है। ठीक है, बेरी नामक रोग जो होता है विटामिन बी का कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक हार्मोन नहीं है? इसमें आपको ढूंढना कौन एक हार्मोन नहीं है। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पेंक्रियाज से स्रावित होता है। ठीक है, पेंक्रियाज से स्रावित होता है ये हार्मोन है। थोरैक्सिन जो है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है। एड्रेनलिन जो है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है, ये भी हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का एंजाइम है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, कौन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और वसा जल का अपघटन करता है? कौन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और वसा जल का अपघटन करता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइपेज जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का जो है विघटन करता है। ठीक है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। एमाइलेज जो है ये लार में पाया जाता है और ये जो है स्टार्च का पाचन करता है। पित्त जो है ये पित्ताशय से सिक्रेशन होता है, यानी कि यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आपको सबको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी CO2 गैस। अगले प्रश्न को देखा जाए।
अगला प्रश्न है, एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता है, इसके रक्त समूह का ज्ञान नहीं है, इसके लिए कौन सा रक्त दिया जाए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और रक्त समूह सबको दिया जाता है, ये सर्वदाता होते हैं। अगला प्रश्न है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी किस दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए, दृष्टि वैषम्य के लिए, या जो है जरा दृष्टि के लिए? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ये थे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।